Hello everyone. Good morning. Wish you a very happy Holi. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. We'll be starting in 1 minute. ओके, इज माय वॉइस ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल? एक बार कंफर्म कर दे, फिर अपन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस सर, अवेलेबल है स्क्रीन। ओके, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टास्क दिया था, कर लिया आप लोगों ने? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। Yes, sir. Yes, sir. गुड, सभी ने कर लिया है ना? एक बार थम्स अप कर दो कर लिया है तो, और अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो। अब जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में एडिशन, दो वैल्यूज गेट करके एडिशन के लिए बताया था, वैसे ही आपको क्या करना था, दो वैल्यूज लेके सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना था। ठीक है, ओके। तो आज एक और चीज सीखते हैं जिससे कि मैं आपको आगे का टास्क दे सकूं। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज कंडीशनल प्रोग्रामिंग। कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है कि एक प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस का इंक्लूजन करना, यानी कि हमको कंडीशन के बेसिस पे आउटपुट को, अगर रिजल्ट को अगर फैच मतलब क्रिएट करना हो, रिजल्ट को जनरेट करवाना हो रन टाइम में, तो हम कंडीशन के बेसिस पे ये काम कर सकते हैं। और उसके लिए हमको सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला पार्ट है, वो है इफ कंडीशन। मतलब इफ के अंदर, एक सेकेंड, इफ के अंदर आपकी यहाँ पे आती है कंडीशन। दिस इज वेयर यू प्लेस द कंडीशन, एंड फिर आपका कर्ली ब्रैकेट ऑन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर आपका सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है ना, एक लाइन का ही स्टेटमेंट है, तो इफ कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है, और उसके बाद में आप वो स्टेटमेंट दे सकते हो। अगर आपके मल्टीपल लाइन का स्टेटमेंट्स है, मतलब आप मल्टीपल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो फिर आप क्या यूज करते हो? स्कोप रेजोल्यूशन, यानी कि ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हो। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी लगाओगे तो ये एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन होता है कि इसके बाद की जस्ट एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अब कंडीशन का क्या रोल होता है? जब भी हम कोई कंडीशन देते हैं ना, तो उसके दो ही रिजल्टेंट होते हैं, और वो आपके बुलियन फॉर्म में होता है। बुलियन के भी दो ही रिजल्ट होते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इफ का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इफ ट्रू। अगर ट्रू होगा तो इसके अंदर जो भी आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे वो तब और तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब मेरे को दिमाग में आता है कि यार अगर ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो मेरे को कुछ और काम करवाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो होता है कि सिर्फ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये एडिशनल काम करवाना है, नहीं तो कुछ भी नहीं करवाना। तो सिंपल आपको इफ ब्लॉक की जरूरत है। ठीक है, इफ और उसके अंदर का ये जो पार्ट होता है ना, इसको हम ब्लॉक कहते हैं। एक सेकेंड, दिस पार्ट इज नोन एज ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है इस इफ का। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा जब अगर इफ ट्रू होगा। अगर एक लाइन का स्टेटमेंट लिखोगे तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर
मेरे को फॉल्स पे भी कुछ काम करवाना है, मतलब अगर ट्रू हो तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है, ठीक है। तो इफ यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंडीशन, ऑडियो प्लीज ऑफ करें, ओके। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे एक और आपको पार्ट मिलता है विच इज एल्स। आपने किसी, अगर आप किसी प्रोग्रामिंग फील्ड से आते हो तो वहां पे भी आपने सिमिलर पैटर्न पाया होगा, ठीक है। और आपके लिए अगर नई चीज है तो आप इस तरीके से समझ रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से हम हमारे आउटपुट को चेंज करवा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, कि भाई अगर ये हो तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। दिस इज हाउ द कोड इज रिटन फॉर कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो यहाँ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जो कि दोनों ही केसेस हमारे पास में 50-50 अपॉर्चुनिटीज है रन टाइम में, ऐसा हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी जब अपन निकालते हैं ना किसी भी एक के अंदर, तो इसके दो ही पार्ट है, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो दोनों इक्वली डिवाइडेड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5, तो दोनों ही केसेस इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगर हमको ऐसा कुछ काम करना है कि भाई अगर ट्रू हो तो ये काम करना है, नहीं तो ये काम करना है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। सपोज करो आगे जाके आप एक लॉगिन पेज सेटअप कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप यूजर से यूजर नेम लोगे, पासवर्ड लोगे, और यहाँ पे एक बटन होगा लॉगिन का, ठीक है। इस लॉगिन के क्लिक पे आप क्या फंक्शनलिटी लगा रहे होगे कि आप यहाँ पे डेटाबेस से फैच करके लाओगे, या ऑनलाइन अगर आपका डेटाबेस पड़ा है तो एपीआई हिट कर रहे होंगे, तो यहाँ जो भी वैल्यू यूजर ने दी होगी यूजर नेम और पासवर्ड में, तो वो आप आगे एपीआई में या डेटाबेस में भेज रहे होगे, और वहां पे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही ऑनलाइन, जो आपको रिटर्न में ये लाके दे रही है कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चेक लगाना पड़ेगा हमको, जैसे एसक्यूएल में बताता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस। तो अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो एक रिकॉर्ड हमको उठ के आएगा, अगर वो रिकॉर्ड हमको मिल जाता है दैट मींस कि यूजर एग्जिस्ट करता है, यानी ये यूजर नेम और ये पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। क्योंकि अगर वो यूजर नेम सही लिखता है तो पासवर्ड हो सकता है गलत लिखे, पासवर्ड सही लिखे तो हो सकता है यूजर नेम सही गलत लिखे, तो दोनों ही मैच कर गए तभी हमको एक रिकॉर्ड मिला है, तो हमारे पास में रिटर्न में आएगा ये एक रिकॉर्ड फाउंड। तो उस रिकॉर्ड को हम ये मान सकते हैं कि अगर एक रिकॉर्ड फाउंड हुआ है यानी कि एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड एकदम सही है। तो हम लॉगिन पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर कुछ रिकॉर्ड आता है इन यूजर नेम पासवर्ड का, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट पेज जो हमारा होम पेज है, डैशबोर्ड है, क्योंकि अब यूजर लॉग्ड इन हो चुका है, तो जो हमारा डैशबोर्ड पेज है उस पर हम नेविगेट करवा देंगे। और अगर नहीं आता है इन एनी विच वेज, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा अगर उसका यूजर नेम या पासवर्ड में से एक भी चीज गलत है या दोनों चीजें गलत है, तो हम वहां पे क्या एक डायलॉग बॉक्स शो करवा देंगे कि यूजर डज नॉट एग्जिस्ट या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके आपने एरर शो देखा होगा जब आप लॉगिन करते हैं। तो वो भी कैसे हो रहा है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है कि हमने कंडीशन लगाई कि अगर ये चीज होती है तो हमको ये काम करना है, लेकिन अगर ये चीज नहीं होती है तो दूसरा काम भी करना है। वो दूसरा काम क्या है कि यूजर को बताना है कि आपने पासवर्ड गलत लिख दिया होगा या यूजर नेम गलत लिख दिया होगा, इस वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। तो यूजर को बताना जरूरी है ना। केवल हमारा लॉगिन करने का उद्देश्य जरूर है, लेकिन ये भी मोटिव है कि अगर वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो उसको ये बताना कि आपके यूजर नेम पासवर्ड गलत है, तो वहां पे बहुत इफेक्टिवली ये यूज में आने वाला है, विच इज इफ एल्स, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरे पार्ट के ऊपर। अब क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, मल्टीपल कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि मेरा एक कंडीशन नहीं है इफ का, मल्टीपल कंडीशन है, जैसे कि इफ कंडीशन 1, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि अपन को रिप्रेजेंटेशन सही रहे इसका। कंडीशन 1 तो ये काम करना है, फिर आता है दूसरी कंडीशन चेक लगानी है। अब दूसरी कंडीशन चेक लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा सिंटेक्स मिलता है एल्स इफ। नाम से समझ में आ रहा है, नाम से क्या समझ में आ रहा है कि अगर कंडीशन 1 तो ये काम करना है, नहीं तो अगर वापस से, नहीं तो अगर ये हुआ तो ये काम करना है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी कंडीशन चेक हो, और ऐसे में मल्टीपल बहुत सारी कंडीशंस देना चाहूं तो मैं दे सकता हूँ, एल्सिफ 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 एल्सिफ, बहुत जितनी चाहूं मैं उतनी एल्सिफ 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 लगा सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एल्स लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आप एल्स लगाना चाहते हैं कि भाई कुछ भी ट्रू नहीं हो तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, व्हेन एवरीथिंग इज फॉल्स तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इनमें से कोई भी अगर एक ट्रू हो जाता है तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इसका जो फ्लो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है कि पहले एक कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू हो गई तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसके नीचे फ्लो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा, तीसरी भी करेगा, नहीं, पहली कंडीशन चेक हो गई मतलब काम खत्म। आपको इनमें से चेक करवाना था ना, तो इनमें से एक कंडीशन ट्रू होती बाहर आ जाओगे आप, अपने आप ब्रेक हो जाओगे इस पर्टिकुलर सिस्टम से। आप इसके आगे जहां पे एल्स पार्ट खत्म हो रहा है इसके आगे से कोड जो लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और आगे कहीं नहीं जाएगा, बस ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होके बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है तो फिर ये एल्स इफ पे जाएगा और ऐसे चलता रहेगा जब तक कि कोई ट्रू नहीं होता है। और इनमें से कोई भी ट्रू नहीं होता है, अगर आपने जितने भी इफ एल्स इफ लगा रखे हैं इनमें से कोई भी अगर ट्रू नहीं होता है, तो अगर आपने एल्स दे रखा है, ये भी जरूरी है, अगर दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं कि आप दो, कहीं कहीं जगह पे होगा कि आपको देना पड़ेगा, बट वो आपका लॉजिक पार्ट है कि भाई आपको सोचना है कि एल्स देने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अगर आपने एल्स दे रखा है तो ये एग्जीक्यूट हमेशा होगा जब ऑल आर फॉल्स, ऑल अबव कंडीशंस आर फॉल्स। तो जब बाकी की सारी कंडीशंस क्या होगी, फॉल्स होगी, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज हाउ इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ वर्क्स। तो इसका एक बहुत ही एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपके 10th 12th बोर्ड हुए होंगे तो आपके पापा मम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने भी, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी ये कंडीशन आपके साथ में रखी होगी। क्या कंडीशन रखी होगी कि अगर तेरे मार्क्स जो है वो, मतलब परसेंटेज बोल लेते हैं अपन, परसेंटेज अगर ग्रेटर होते हैं 90 से तो ये काम होगा। अब ये काम क्या है कि आपको बाइक मिलेगी, ठीक है। अगर आप गर्ल हो तो आपको स्कूटी मिलेगी, जो भी कंडीशन होती है, ठीक है। देन एल्स इफ, नहीं तो एक और कंडीशन दे दी, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन है। एक तो हुआ कि भाई पापा ने बोला या घर वालों ने बोला कि अगर 90% से ऊपर आता है तो बाइक मिलेगी, नहीं तो बात खत्म, कुछ भी नहीं होगा फिर, ठीक है। पहला चीज तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि दो कंडीशन दे दी कि अगर 90% से अबव है तो बाइक मिलेगी, नहीं तो कुछ भी, अगर वो 90% से ऊपर नहीं आता, भले आपका 89% भी है, तो ये काम तो होगा ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कैच आ जाता है कि वो ये काम तो होगा ही, उसमें भी कंडीशन डाल सकते हैं कि चलो ठीक है आपके परसेंटेज 90 से अबव नहीं आए, तो अगर आपने साइंस मैक्स ले रखी है तो पीसीएम में आपके कम्युलेटिव 85 से अबव आने चाहिए। ये उनकी दूसरी कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या मिलेगी, फिर से बाइक मिलेगी। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो बाइक को ही दे, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसकी जगह वो यहाँ पे लगा दे कि आपको लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। फिर एक और कंडीशन डाल दी उन्होंने, एल्स इफ। चलो ठीक है, माना परसेंटेज भी 90 से अबाउ नहीं आए, पीसीएम में भी आपका एग्रीगेट 85 नहीं आया, तो अगर मैक्स में आपके 100 आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखना, मैं कंडीशन में जो लगा रहा हूँ ना वो ऐसे ऑपरेटर्स लगा रहा हूँ जो एक्चुअल में रिटर्न में क्या देते हैं हमको, बुलियन वैल्यू देते हैं। तो डबल इक्वल्स टू कंपेरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन लगा हुआ है कि परसेंटेज जो आपके हैं वो 90 से ग्रेटर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा लगा देता हूँ ना, इक्वल ये, हालांकि जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई साइन नहीं होता है। जब हम मैक्स में करते हैं ना तो मैक्स में ऐसा साइन होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में लगाने के लिए ये साइन आता है। पर जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, या लेस देन इक्वल टू। ये दो साइंस होते हैं। अब इक्वल टू में क्या हुआ, 90 को भी इंक्लूड कर दिया गया। मतलब कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 91 होने पे या 90 पॉइंट समथिंग होने पे वो ग्रेटर होता सच में, 90 होने पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, फॉल्स ही हो जाती। तो मेरे को चाहिए कि यार, हमारे पेरेंट ने बोला कि नहीं 90 भी आएंगे तो चलेगा, 90 या 90 से ग्रेटर, ये इक्वल टू वाला पार्ट आ जाएगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है ना, ये हमेशा आपकी क्या वैल्यू आउटपुट देते हैं, बुलियन वैल्यू थ्रो करते हैं। तो ये हमारा हमेशा कंडीशनल प्रोग्रामिंग में आपको देखने को मिल जाएंगे ज्यादातर केसेस में, ठीक है। डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है, इधर जो है और इधर जो है वो आपस में अगर सेम है, इक्वल है, तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशंस पापा दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो या तो बाइक मिलेगी, या उन्होंने एक और कंडीशन दे दी कि भाई अब थोड़ा सा हम 90 से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, पीसीएम से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, मैक्स पे आ गए, भाई मैक्स पे 100 आ गए, तो फिर हम आपको मोबाइल देंगे, ठीक है। और नहीं तो एल्स पार्ट में अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आपको अगले साल कोचिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत कर लिया अपनी मन मर्जी, अब कोचिंग जाना जरूरी है ताकि 12th में आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। ये एल्स पार्ट में आ गया, समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से कंडीशनल प्रोग्रामिंग या डे टू डे लाइफ में, अपनी लाइफ में भी देखते हो, तो वही सेम चीज हमको हमारे कोड में भी देनी है कि यार हमारा जो रिजल्ट होगा ना वो ऑटोमेटेड होगा। मतलब जो यूजर वैल्यू देगा उसके बेसिस पे हम एक रिजल्ट जनरेट करेंगे। तो उसमें हमको एक चेक लगाना है कि अगर ये इसकी रेंज में है तो ये काम करना है, इसकी रेंज से बाहर है तो ये काम करना है, नहीं तो ये करना है, नहीं तो ये करना है। तो रन टाइम में जो कंडीशंस क्रिएट हो रही है, रन टाइम में जो एनवायरनमेंट में हमको चीजें मिल रही है, उनके बेसिस पे हम एक कंडीशन लगा के हमारी प्रोग्रामिंग को कंडीशनल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ये काम हो, 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 और इनमें से कुछ भी ना हो तो ये काम तो हो ही हो। तो इस तरीके से हम इफ एल्स को इफेक्टिवली यूज करते हैं। समझ में आया। अब ये तो बहुत ही बेसिक हो गया कि एक इफ होता है, सिंपल सा इफ, एक होता है इफ एल्स, एक होता है इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एफ, और एक चौथा चीज और होता है विच इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ
कौन बताएगा नेस्टिंग का क्या मतलब होता है? एनीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय नेस्टिंग? नेस्टिंग टर्म सुना है आपने? यस सर। तो सर नेस्टिंग का क्या मतलब होता है? सर जैसे एक कंडीशन के अंदर ही हमने दूसरी कंडीशन लगा रखी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर ही दूसरा, वही पार्ट। मतलब जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ नेस्टेड इफ एल्स है, इसका मतलब ये है कि इफ के अंदर वापस से इफ लगा दिया तो ये नेस्टेड इफ एल्स हो गया। आगे जब हम लेआउट्स पढ़ेंगे, जब हम एक्सएमएल कर रहे होंगे, उस समय क्या होगा कि हमने एक लेआउट के अंदर, रिलेटिव लेआउट के अंदर वापस से एक रिलेटिव लेआउट ले लिया, या लीनियर लेआउट के अंदर वापस से रिलेटिव ले लिया, रिलेटिव के अंदर लीनियर ले लिया, लीनियर के अंदर लीनियर ले लिया, तो ये नेस्टेड लेआउट्स हो गए। मतलब लेआउट के अंदर वापस लेआउट को ले लेना, ठीक है। मतलब उसी टाइप को उसी के अंदर इंक्लूड कर लेना इज नोन एज नेस्टिंग, ठीक है। तो नेस्ट करना, नेस्ट का मतलब हमेशा ये होता है कि यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होगा। तो नेस्ट का मतलब क्या होता है? नेस्ट को अगर आप हिंदी में समझे तो नेस्ट मतलब घोंसला। चिड़िया घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, तो वहीं से टर्म आता है। जब भी नेस्टिंग होती है ना, तो जो फर्स्ट लगता है वो पेरेंट बन जाता है, उसके अंदर जो लगता है वो चाइल्ड बन जाता है, इसीलिए इसको नेस्ट बुलाया जाता है। नेस्ट कर रहे हैं अपन। तो हम क्यों करना चाहते हैं ऐसा, देखना भी समझना। इफ मैंने कंडीशन दी कि पापा ने कंडीशन दी कि यार ये कंडीशन भी होनी चाहिए, कंडीशन 1, ठीक है, ये तो होनी चाहिए। इफ कंडीशन 2, समझ रहे हो? इफ के अंदर इफ आ गया, मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए। कि पहली बात तो यही है ना, सर्वप्रथम बात क्या है हमारे लिए यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए यहाँ पे, कि इसका ट्रू होगा तो ये ब्लॉक के अंदर आएगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं, सीधा बाहर चला जाएगा इसके। तो अगर ये ट्रू है तो फिर यहाँ पे जो कोड लिखा गया है ये तब और तब एग्जीक्यूट होगा जब दोनों ट्रू होंगे, व्हेन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। तो उस सिनेरियो में ही केवल आपका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है जैसे कि आपके फैमिली में बोलते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल्स टू पास, ये तो सर्व इंपॉर्टेंट, सर्व मोस्ट, मतलब कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई पास तो होना ही है आपको। ऐसा नहीं हो कि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो जाओ और आप मैथ्स में 100 लेके आ रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटी मैंने हटा दी यहाँ पे। ऐसा भी देखो, ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक कंडीशन से बता रहा हूँ कि यार मेरी पहली कंडीशन तो ये है कि आपका रिजल्ट पास होना चाहिए, आप पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका आपका एक सब्जेक्ट में बैक आ गई हो, या एक सब्जेक्ट में आपके किसी के भी एग्रीगेट आ गया हो, या मतलब फेल हो गया वो एक सब्जेक्ट के अंदर, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लेकिन उसके मैक्स में 100 आ गए, तो पहली कंडीशन तो मैंने पहले ही चेक लगा ली कि पास तो होना जरूरी है। पास नहीं है तो आगे कोई कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अगर पास है तो फिर मैंने अंदर कंडीशन लगाई, वही वाली जो ऊपर लगा रखी है सारी, ये वाली जो सारी कंडीशन है ना, ये सब मैंने कहाँ लगा दी, इसके अंदर लगा दी यहाँ पे। तो मैंने 2 कंडीशन चेक लगा दिया। 2 कंडीशन चेक क्या लगाया मैंने, कि पहले तो मैंने चेक कर लिया कि पास है तो फिर आगे जाओ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पास है तो फिर आगे की सारी कंडीशन, इफ कंडीशन, else if, कंडीशन 2 एंड सो ऑन, और else, अगर हमको else भी देना है तो फिर हम इसको हटा देते हैं, इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये काम एग्जीक्यूट करवाना है। तो इस केस में हमारा क्या काम होता है, एक सेकेंड ना, ओके। तो इस तरीके से आपको करना है, तो ये कहलाता है नेस्टेड। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं इसके अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो मैं यहाँ पे 2 चीजें लगा रहा हूँ, उसको मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर हमने किया इफ, एल्स इफ, एल्स वाला पार्ट, ठीक है, ये हमने देख लिया। और इधर हमने किया इफ के अंदर इफ, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स। यहाँ पे हमने मल्टीपल इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ वाला देख लिया। अब देखो, इसको आसानी से, अगर काम एक ही है
काम एक ही इन द सेंस भाई सारी कंडीशन हम चेक करवा रहे हैं और रिजल्टेंट एक ही है। जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक चीज यहाँ पे मेंशन करी है कि देखो बाइक कॉमन है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो अलग अलग काम हो रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन अगर ऐसा हो कि कंडीशन पेरेंट्स ने या घर वालों ने ऐसी लगाई अगर आपके परसेंटेज 90 से अबव हो तो बाइक मिलेगी, नहीं तो अगर आपका ये कंडीशन ट्रू होता हो तब भी आपको बाइक मिलेगी, या फिर ये कंडीशन ट्रू होता हो तब भी आपको बाइक मिलेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंडीशन अलग है लेकिन काम एक जैसा ही है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को चेक किया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है या ऐसा कुछ होता है तो ये काम होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम एक साथ भी ये चीज लिख सकते हैं यूजिंग दो गेट्स होते हैं हमारे पास में, एक होता है और गेट, एक होता है एंड गेट। ये आपने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा और 10th के अंदर बाइनरी के अंदर भी पढ़ा होगा आपने। ठीक है, मैं आपको एक इसका ना एक ट्रुथ टेबल बनता है, तो ट्रुथ टेबल से आपको समझा, ट्रुथ टेबल क्या होता है अभी आपको आइडिया लग जाएगा। और गेट इज फॉर प्लस, एंड इज फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब समझना इस चीज को। सपोज दैट ए और बी दो चीजें हैं, ठीक है, और ये है ए प्लस बी, और ऐसा कैसा कुछ काम हमको यहाँ पे भी करना है। ए बी, ए डॉट बी, डॉट रिप्रेजेंट्स एज मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ वैल्यूज रखते हैं अपन। वैल्यूज क्या क्या रखेंगे, जैसे कि 0 0 1 1। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0 1 0 1, ये फॉल्स ये फॉल्स ये ट्रू, सॉरी ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू। ठीक है, अब आपको इसका रिजल्टेंट दिखाना है। इधर भी मैं सेम चीज कर लेता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, दिस इज फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, दिस इज फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। 0 प्लस 1 1 होता है। 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 नहीं होता है, बाइनरी के अंदर 1 ही होता है, कैरी चला जाता है एक 1 में। ठीक है, एक कैरी ओवर चला जाता है 1, तो इसका रिजल्टेंट 1 प्लस 1 बाइनरी में 1 होता है। ठीक है, तो इससे हमको एक रिजल्टेंट पता चला, रिजल्टेंट विच इज कि भाई 0 0 0 होता है तो यहाँ पे आएगा फॉल्स, 0 प्लस 1 1 होता है तो ये हो जाएगा ट्रू, 1 प्लस 0 1 होता है तो ये हो जाएगा ट्रू, 1 प्लस 1 1 होता है, रिजल्टेंट कैरी ओवर ट्रू चला जाता है तो रिजल्टेंट तो ट्रू ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर करते हैं आप मल्टीप्लाई। यस नीलेश? सर अगर 1+2 हो तो वहां पे 2 नहीं होगा यहाँ पे, बाइनरी के अंदर 1 0 अच्छा 1 बाइनरी 1 0 होता है, सॉरी सर हाँ, सॉरी। 2 नहीं होगा, 1 ही होगा। 1 प्लस 1 होता है तो 1 होता है और एक कैरी चला जाता है। ठीक है, कैरी ओवर, तो आंसर हमारा 1 ही रहेगा। तो अब आ जाते हैं वापस यहाँ पे, 0 इंटू 0 0 होगा, इसको मैं अलग कलर से रखता हूँ। 0 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू सॉरी 0 इंटू 1 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा। ठीक है, तो इससे हमको ये चीज पता चली कि यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यहाँ पे आएगा फॉल्स, यहाँ पे आएगा फॉल्स, और यहाँ पे आएगा ट्रू। मतलब कि अब ये सारी कंडीशंस है, समझो आप दो कंडीशंस में ये चीज लगा रहे थे, तो दो कंडीशन में ये चीज लगाने का मतलब क्या हुआ कि अगर फॉल्स और फॉल्स है तो रिजल्टेंट हमेशा फॉल्स आएगा, और गेट लगा हुआ है तो। ठीक है, अगर जीरो, एक कंडीशन फॉल्स और एक कंडीशन ट्रू है तो भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। किसके केस में, और के केस में। अगर एक ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तब भी आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, और दोनों ट्रू है तब भी आंसर ट्रू आएगा। इसमें क्या है कि दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, दोनों में से एक भी फॉल्स है तो भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, लेकिन दोनों अगर ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। यानी कि यहाँ पे आप कितना भी कर लो, लास्ट में अगर आप 1 कर दोगे तो रिजल्टेंट 1 हो जाएगा। बाइनरी के हिसाब से आप कितने भी कैलकुलेशन कर दो, लास्ट में +1 कर दो तो हमेशा 1 तो आएगा ही आएगा, बाकी सब कैरी है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, कितना भी कर दो, लास्ट में अगर आप मल्टीप्लाई बाय 0 कर दोगे तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर एक भी फॉल्स आ गया एंड के केस में तो पूरी कंडीशन को क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है, जबकि और के केस में क्या होता है, एक भी ट्रू आ गया तो पूरी कंडीशन को वो ट्रू कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपने देखे होंगे, ये आपका एंड गेट होता है, ये आपका और गेट होता है,
ए बी, ए प्लस बी, ए बी, ए डॉट बी। ठीक है, तो इससे आप बताना क्या चाह रहे हो, ये सारी चीजें से क्या सेंस बनता है, इन सारी चीजों से एक सेंस बनता है विच इज कि हम इन गेट्स को यूज कर सकते हैं जब हम मल्टीपल कंडीशंस एक साथ लगाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर बताया, यहाँ देखो एक सिनेरियो, ये देखो ये वाला सिनेरियो देखो जिसमें मल्टीपल कंडीशंस लग रही है, इफ के अंदर इफ दोनों ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस है लेकिन रिजल्टेंट सेम है कि भाई यार आपको एनी विच वेज बाइक ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे भी मल्टीपल कंडीशंस लग रही है लेकिन वो अलग अलग एलसिफ 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 में लगा रहा हूँ। तो इसका एक आसान सॉल्यूशन है, आसान सॉल्यूशन ये है कि अगर हम इसको रीड करें तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होना तो बाइक मिल जाएगी आपको, यही कहना चाहता है ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि दोनों कंडीशन जब ट्रू होगी ना तो आपको यहाँ पे जो काम है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि इफ, अगर हम एलसिफ एलसिफ की बात करें तो एंड सॉरी कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ये साइन होता है और गेट का। ठीक है, और कंडीशन 3 और कंडीशन 4 जो भी आपको देना है। इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि इन चारों कंडीशन में क्या ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर लगा हुआ है। और ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन है और ये कंडीशन है, इन चारों में से जो कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पूरा जो इफ कंडीशन है ना वो ट्रू हो जाएगा। चारों कंडीशन ट्रू है तो एक अलग बात है, 3 कंडीशन ट्रू है तब भी हो जाएगा, 2 कंडीशन ट्रू है तब भी हो जाएगा, और एक कंडीशन भी ट्रू है तब भी हो जाएगा, क्योंकि हमने ये चीज जो यहाँ पे करी थी वही चाहते हैं हम, एनी विच वेज बाइक को ही चाहते हैं कि अगर हमने अलग इफ एल्स लगाया इससे अच्छा ये कंडीशन पहली हो जाएगी मेरी, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ये हमारी तीसरी कंडीशन हो जाएगी, और ये सब मैं कहाँ लगा दूंगा, और के साथ में एक ही कंडीशन में। तो मोटिव तो वही है ना कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं है, सारी फॉल्स भी होना तब भी एक कंडीशन पूरा ट्रू कर देगा। तो फिर एंड में क्या होता है, एंड में थोड़ा सा उल्टा होता है, एंड में ये होगा कि इफ कंडीशन 1 एंड, ये आपका एंड साइन होता है ना, फिर कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि यहां जो कोड होगा ना वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब चारों की चारों कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। और ये चीज हम किस में भी लगा सकते हैं, ये चीज हम यूजर नेम पासवर्ड वाला जो हमने लॉगिन वाला सेटअप देखा था ना, लॉगिन में हमको 2 चीजें चेक करवानी है। ये देखो यहाँ पे हमको 2 चीजें चाहिए कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ दोनों कंडीशन का चेक होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ दोनों कंडीशन को चेक करवाने के लिए यूजर नेम पासवर्ड दोनों ट्रू होने चाहिए, तो वो एक साथ भी मैं लगा सकता हूँ कि दोनों इक्वल होने चाहिए। हालांकि हम डेटाबेस को यूज करेंगे, एपीआई को यूज करेंगे तो वो काम करके दे देंगे हमारी क्वेरी के अंदर, लेकिन ऐसा समझो कि डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ना ही ये एपीआई से आ रहा है, आपके कुछ क्रेडेंशियल है बाय डिफॉल्ट एडमिन, और पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने पहले से फिक्स कर रखे हैं। ये आपका यूजर नेम है फॉर एग्जांपल एडमिन के लिए, और ये आपका पासवर्ड, ये फिक्स्ड है। जिसको ये पता हो गया ना वही ऐप को खोल सकेगा या चला पाएगा, नहीं तो नहीं चला पाएगा एडमिन वाली ऐप को। और इसके केस में ना आप कहीं पे भी एपीआई पे काम नहीं कर रहे हो, एपीआई से डेटा नहीं ला रहे हो, ना ही आप अपने इंटरनली डेटाबेस में इसको स्टोर कर रखे हो, आपने अपने कोड में ये लॉजिक लगा रखा है कि जिनको पता होगा एडमिन ऐप के बारे में तो वो ये पासवर्ड सॉरी ये यूजर नेम और ये पासवर्ड डालेंगे तो एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। तो वहां पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ जो यूजर ने वैल्यू दी है इज इक्वल्स टू एडमिन एंड जो यूजर ने वैल्यू दी है पासवर्ड की डबल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। तो ये मैंने कंडीशन लगा दी। अगर ये ट्रू होता है यानी कि उसने जो यूजर ने यूजर नेम की वैल्यू दी और यूजर ने जो पासवर्ड की वैल्यू दी वो दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो इस केस में हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि भाई ये वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। हमको पता लग गया कि भाई अगर दोनों ट्रू है मतलब कि एडमिन वाला बंदा ही है, इसको पता है पासवर्ड क्या है और यूजर नेम क्या है, और सीधा लॉगिन कर देंगे। नहीं तो अपन सिंपल सा एल्स देके यहाँ बता सकते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, आइदर यूजर नेम इज इनकरेक्ट और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे वो काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मल्टीपल कंडीशन को एक साथ भी कैसे लिखना है, अलग अलग कंडीशन को लिखना है तो वो कैसे लिखना है, और कहाँ यूज में आता है। तो इस तरीके से हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये चीज समझ में आई ना आप लोगों को?
एक बार थम्स अप कर दो अगर यहाँ तक क्लियर है तो। बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ये तो एक इंटरनल पार्ट है प्रोग्रामिंग का, ठीक है, जो ये तो आएगा ही आएगा, ये बाई प्रोडक्ट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, चलो आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट इज योर लूप्स। कौन मुझे बताएगा व्हाट आर लूप्स? लूप क्या होते हैं? एनीबडी? व्हाट डू यू मीन बाय लूप? यस यश? सर एक ही काम को बार बार करने के लिए लूप का यूज करते हैं हम लोग, फॉर लूप, व्हाइल लूप। वेरी गुड, वेरी गुड। एक ही काम को मल्टीपल टाइम अगर आपको करवाना है, आप कहोगे यार ऐसा क्यों होता है कि एक ही काम को हमको बार बार करवाना हो? देखो, जरूरत पड़ सकती है कि एक ही काम को आपको, जैसे एक लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा है, अब उस डेटा, जो लिस्ट के अंदर डेटा पड़ा है वो 10 है, 20 है, अब सबके लिए आपको एक काम एग्जीक्यूट करवाना है, तो आप एक एक इंडेक्स से वैल्यू को उठाओगे, उसके लिए एग्जीक्यूट कराओगे। इससे अच्छा आप उसको किस में डाल सकते हो? लूप में डाल सकते हो। मैं एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। लूप का मतलब क्या होता है? यहां से शुरू हुई कोई चीज, गई, घूम के वापस का एंड हो रही जहां से शुरू हुई, फिर ये चलेगी, वापस का एंड हो रही, वहीं पे एंड हो रही, वापस का एंड हो रही, वहीं पे एंड हो रही, तो ये घूमता रहेगा। अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो, हॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो आपने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? कितने कितने लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी है? यस यश, सबने देखी है ना? यस सर। तो उसमें एक डोरा मामू वाला सीन याद है आप लोगों को, जिसमें वो एक इनफाइनाइट लूप में उनको फंसा देता है, वो मारता है, वापस वो जिंदा होकर उसी जगह से आता है। तो वो क्या है? इनफाइनाइट लूप है, एक लूप में उसको फंसा दिया, जब तक कि वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक वो लूप में चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यानी यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ही चीज को बार बार रिपीट करनी है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वापस एंड करो, फिर वहां से जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे वापस एंड करो, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड करो, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड करो। अब आप कहोगे यार जैसे तो चलता ही रहेगा। यस, दिस इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? कि कभी ना रुकने वाला लूप। ऐसा आप लूप बना सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ठीक है? तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? या तो एक काउंट देना पड़ेगा कि इतनी बार चलाना है, या फिर एक कंडीशन देनी पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखना, या तो हम एक कंडीशन देंगे कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चले, विच इज योर कंडीशनल लूप, ठीक है? और या फिर हम दे सकते हैं काउंट, कि काउंट शुरुआत की हमने 0 से, जब तक ये काउंट की वैल्यू 9 ना हो जाए तब तक हमको इस लूप को चलाना है। और जैसे ये लूप, जैसे ये 10 की वैल्यू आए तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये काउंट वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और दोनों ही केसेस आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। काउंट के केस में भी आप कंडीशनल लगा सकते हो, पर जो काम आप इससे कर सकते हो ना, वो काम आप इससे भी कर सकते हो। लेकिन कुछ यूज केसेस हैं जो आपका इफेक्टिवली काम आएगा, कि अगर आप काउंट स्पेसिफिक कुछ काम कर रहे हो तो वहां पे ये वाला लूप यूज करो, और जहां कंडीशन स्पेसिफिक कुछ काम कर रहे हो, लूप लगा रहे हो, तो वहां पे कंडीशनल लूप आएगा। अब इनके अंदर कैटेगरी क्या होती है? ये होता है आपका फॉर लूप। काउंट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम फॉर लूप को लेते हैं, आगे हम समझेंगे फॉर ईच लूप, जो भी हमको यहाँ पे टाइप देना है, ठीक है? मतलब यहाँ फॉर ईच लूप यूज होता है लिस्ट के लिए, जो हमारी एरे लिस्ट होती है ना, एरे के अंदर के जो एलिमेंट्स है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है? पहले हम फॉर लूप को समझेंगे, फिर हम फॉर ईच पे भी आएंगे। जब हम लिस्ट को समझ लेंगे, लिस्ट का एक क्लास होगा, लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं वो देखेंगे, मैप के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं वो देखेंगे, फिर हम ये वापस इसी पे भी लगाएंगे। इसमें एक मैपिंग फंक्शन भी होता है, ठीक है? फिर आते हैं कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है? दो तरह के प्रोग्राम, दो तरह के लूप्स मिल जाते हैं। एक, हालांकि मिलते तो यही है, एक ही होता है व्हाइल लूप, बट इसके दो पार्ट है। एक होता है डू व्हाइल और एक होता है व्हाइल लूप। कोई बता सकता है? हैंड रेज करना है। व्हाट्स द डिफरेंस? किसी ने अगर आइडिया लिया हो इस चीज का कि एक होता है डू व्हाइल और एक होता है व्हाइल लूप, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? यस, हैंड रेज कर रखा है। यस दीपेश? सर डू वाइल लूप में फर्स्ट वो कंडीशन को, मतलब जो भी है उसको चेक नहीं करेगा, पहले उसको एग्जीक्यूट करेगा, वेरी उसके गुड। बाद वो चेक करेगा। और ओके, वाइल में पहले वो चेक करेगा और फिर एग्जीक्यूट वो करेगा। काम करेगा। हाँ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है दीपेश ने। इसमें इसका मतलब क्या है कि डू व्हाइल में एक बार तो आपका एनी विच वेज कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा, लूप के अंदर का काम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, फिर कंडीशन चेक होगी। व्हाइल डू में क्या होगा? कंडीशन अगर स्टार्टिंग से ही फॉल्स है,
कंडीशन अगर ट्रू है ही नहीं स्टार्टिंग से, तो एक बार भी डू एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि अगर कंडीशन स्टार्टिंग से ही फॉल्स है, तब भी एक बार तो आपका डू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। जो भी डू के अंदर, डू ब्लॉक में आपने काम कर रखा है, वो होगा ही होगा। और ये इसके भी कुछ यूज केसेस हैं जो आगे हम देखेंगे कि कहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि ज्यादातर हम वाइल को ही यूज करते हैं, वाइल डू वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह पे जहां पे हमको लगता है कि यार यहाँ पे ना एक बार तो ये चीज करवानी, जैसे कि ये प्रोग्राम को एक बार तो आपको एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। फिर जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाए, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर यस होगा तो वो फिर से लूप चलेगा, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक बार तो काम करवाना है, उसके बाद कंडीशन का रोल आएगा, तो उस केस में हम डू वाइल को यूज करेंगे। और जहां हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग से ही कंडीशन का रोल आ जाए, या कंडीशन ट्रू हो तो ये काम हो, नहीं तो ये काम ना हो। ठीक है, अब ये काम आसान कैसे करता है ये तो हमने देख लिया, कभी फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, अभी हम उसका सिंटेक्स भी देखेंगे और एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे। बट यहाँ पे एक सिंपल सी बेसिक थ्योरी क्या है कि हम कोई भी जैसे 10 लाइन का कोड एग्जीक्यूट करवा रहे हैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ऐसे में 10 लाइन का कोड लिख रहा हूं, तो इससे बचने के लिए हम इसकी जगह लूप को यूज कर लेते हैं, जिसमें हम कंडीशन या काउंट बेसिक कोई लूप लगाते हैं, जिसमें वो लूप जितनी बार आप चाहते हो वो चलता रहेगा उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी। और जैसे ही वो खत्म हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाए या आपका वो जो काउंट है वो कंप्लीट हो जाए, तो उस केस में वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगा। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई कंडीशन, जैसे आपने लूप लगाया, उसके बीच में आप चाहते हैं कि इसी इंस्टेंट पे लूप से बाहर आ जाए, आगे का काम हो ही ना, तो उस केस में एक वर्ड यूज में आता है ब्रेक। ब्रेक को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो, तो टर्मिनेट कर देगा आपके करंट जहां पे भी लूप चल रहा है। जैसे 10 बार लूप चलना था, 5 बार लूप चला और मैंने कोई कंडीशन दी अंदर कि अगर ये लूप चलते वक्त ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब लूप चल रहा है लेकिन लूप के अंदर भी मैंने क्या कर दिया, एक और कंडीशन लगा दी, अदर कंडीशन लगा दी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर मेरे को आगे लूप चलाने की जरूरत नहीं है, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। सपोज करो हम कोई आइटम्स को फैच कर रहे हैं एक लिस्ट के अंदर से, तो हमको हर लिस्ट के हर इंडेक्स से डेटा उठाना होगा और अंदर कंडीशन में लगाना होगा कि क्या ये मैच करता है इससे। तो ये कंडीशन हो गई लूप के अंदर, लूप चलाया, लिस्ट के अंदर 10 आइटम्स है, हर एक इंडेक्स से डेटा को उठा रहे हैं और चेक लगा रहे हैं कि अगर इससे मैच करता है तो हमको मिल गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने सीधा सा कंडीशन लगा रखा है, इफ मैचेस, मतलब डबल इक्वल्स टू वाला भी कर सकते हो, डॉट इक्वल्स भी कर सकते हो। तो अगर ये वाली वैल्यू और लिस्ट के आइटम की वैल्यू मैच हो जाती है तो हम यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे और हमको पता लग गया कि इसमें वो अकरेंस है। ठीक है, अब मेरे को मल्टीपल अकरेंस चेक करनी है तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर सिंगल अकरेंस ही चेक करनी है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो मैं लूप को वहीं पे ब्रेक कर दूंगा, यानी कि लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर दूंगा। आगे जितने भी लूप असाइंड है वे चलता रहेगा, 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, लेकिन ये 2 बार में ही ट्रू हो गया, दूसरे लूप में ही ट्रू हो गया, तो मैं आगे 18 बार क्यों चलाऊं? जब मेरे को जो काम करना था वो मिल गया, लूप का जो सिग्निफिकेंट रोल मैंने जिसके लिए यूज किया था वो मेरा काम हो गया, तो मैंने वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा के उसको टर्मिनेट कर दिया। आप चाहो तो एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, उससे वापस आप कंटिन्यू भी करवा सकते हो कि यहाँ से ब्रेक किया, आगे आपने कंटिन्यू लगा दिया, मतलब बीच का कोई कोड जो है वो आपको स्किप करना है, तो आप वहां पे वो कोड को स्किप करवा के जहां से वापस कंटिन्यू करना चाहते हो वहां पे आप कंटिन्यू लगा सकते हो। लेकिन अगर आप कंटिन्यू नहीं लगाते हो तो पूरा उसके बाद का कोड जो है वो ब्रेक हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, आपका टर्मिनेशन हो जाएगा उस लूप से। ठीक है, अब समझते हैं कि इनका जो सिंटेक्स है वो कैसा होता है। जैसे इफ एल्स में हमने देखा सिंटेक्स, वैसे ही हम फॉर लूप का देख लेते हैं पहले, फिर व्हाइल लूप का देखेंगे। तो फॉर लूप का क्या सिंटेक्स होता है? फॉर, मैं आपको पहले जावा का बता रहा हूँ, कॉटलिन में रेंज आ गई है तो ये काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो फॉर लूप का जावा में सीखना क्यों जरूरी? सीखना जरूरी नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि अंदर क्या होती है चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन पार्ट, फिर सेमीकोलन, फिर आता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आता है आपका इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन स्टेटमेंट, और फिर आपका ये क्लोज होता है। तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि इस तरीके से दिखता है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 9 i प्लस प्लस। ये आपने कई बार कोड देखा होगा। इसका मतलब क्या है कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करेगा ये लूप, ठीक है, और ये कंडीशन चेक करता रहेगा कि जब तक ये i के बराबर नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा, और जैसे ये 10 हो जाएगा, 10 होते ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो फिर ये कर कौन रहा है इसको, 0 से 9 तक कौन ला रहा है? ये इंक्रीमेंटेशन। अगर आपको उल्टा लूप चलाना यानी 10 से 0 तक जाना है तो आप उसमें डिक्रीमेंटेशन को यूज करोगे, जैसे कि फॉर इंट j इक्वल्स टू 10, j शुड बी ग्रेटर देन 0, j माइनस माइनस। अब इसमें क्या होगा, इट विल रन फॉर 10, 9, 8, 7 एंड सो ऑन टिल 1। अब 1 क्यों किया आपने? 0 लिखा है ना आपने, मैंने क्या लिखा है? ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 होता है 1 तक चलेगा ये।
जैसे ही 0 हुआ तो ये क्या हो गया, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स है ये कंडीशन, 0 कांट बी ग्रेटर देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई और ये लूप से टर्मिनेट हो जाएगा। तो इट विल वर्क फॉर 10 to 1 एंड दिस विल वर्क फॉर 0 to 9। क्या हम इसको 1 से शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप 1 से 10 करवाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 10 लिख दो, ठीक है। आप 10 की जगह लेस देन 11 कर दो तो वो भी चलेगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, और यहाँ लिखना पड़ेगा लेस देन 11। तो लेस देन 11 कौन होता है? 10 ही होता है। यहाँ पे भी मैं चाहता तो इस लेस देन इक्वल टू 10 की इक्वल टू 9 की जगह मैं लिख सकता था लेस देन 10, तब भी एक सेम काम करता। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो दिस इज हाउ फॉर लूप इनिशियली वाज क्रिएटेड इन जावा, मतलब जावा के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है। और ये मोस्ट प्रोबेबली हर जगह पे फॉर लूप का जो सिंटेक्स है मैंने देखा है बहुत सिमिलर ही होता है, ठीक है। अब आप क्या होगे कि यार कॉटलिन में कैसा हो गया, तो कॉटलिन में थोड़ा सा अलग हो गया है, कॉटलिन में रेंज सिस्टम आ गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई इन 0.9, बस सिंपल। यस, इट इज दैट सिंपल। मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे आई वेरिएबल लिया, ठीक है, और ये आई की वैल्यू इंटीजर के अंदर ही रेंज होगी ना, तभी तो इंक्रीमेंट होगा। स्ट्रिंग में कैसे करोगे आप? स्ट्रिंग में इंक्रीमेंटेशन नहीं होगा, स्ट्रिंग में क्या होगा आपका, कॉन्कैटिनेशन होगा। तो यहाँ पे तो वो चीज चाहिए नहीं हमको। क्या चाहिए कि भाई 0 के लिए चले, फिर 1 के लिए चले, फिर 2 के लिए चले। तो हमने सीधी यहाँ पे क्या दे दी, रेंज दे दी। 0.10, मतलब 0 से लेके 9 तक आई की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। पहले 0 के लिए चलेगा ये लूप, फिर 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, एंड सो ऑन 9 तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें आप 8 भी दे सकते हो, 9 तक ही चाहिए मेरे को, 0 से 9 तक, ठीक है। अब इसमें भी एक कैच होता है, हम यहाँ पे 0.9 की जगह ऐसा भी कर सकते हैं 0 until 10, तो ये एक कम until 10। डॉट डॉट तो इसको इंक्लूड करेगा, until क्या करेगा, इससे पहले तक, until 10, जब तक 10 नहीं हो जाता तब तक चलना है, 10 होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो आप until लगा सकते हो। फिर फॉर लूप में एक और ऑप्शन होता है आई इन 0., जैसे मैंने कर दिया 9 की करते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इंक्रीमेंटेशन जो हो ना वो 2-2 का हो इंक्रीमेंटेशन, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टेप 2। बिल्कुल, अब स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ, 0 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा, फिर 6 के लिए चलेगा, और फिर 8 के लिए चलेगा। क्योंकि 10 तक तो रेंज है ही नहीं, और 10 से पहले 9 आता है, तो 9 के लिए चलेगा नहीं, क्योंकि स्टेप 2 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 8 + 2 होगा 10, 10 इस रेंज से बाहर है। 0 से स्टार्ट हुआ, 2 ऐड हुआ, 2 के लिए चलेगा क्योंकि इस रेंज में है, फिर 2 ऐड हुआ, 4 के लिए चलेगा। ऐसे ही अगर मैंने स्टेप 3 कर दिया तो ये चलेगा 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9। मैंने 4 कर दिया तो चलेगा 0, 4 और 8। 5 कर दिया तो 0 और 5 के लिए चलेगा। इस तरीके से आप स्टेप को यूज कर सकते हो कि भाई मेरे को कितने के स्टेप्स को रिक्वायर्ड है, जिसको मेरे को इसको इंटीग्रेशन में देना है कि भाई इतने स्टेप को स्किप करना है, तो वो स्टेप्स आप यहाँ दे सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि यार वहां तो आसान था, आपने कंडीशन उल्टी कर दी और डिक्रीमेंटेशन कर दिया, ठीक है, उल्टा चलाने के लिए। इधर रेंज में कैसे उल्टा करोगे? रेंज में ऐसे उल्टा रेंज लगा दोगे क्या, 9.0? नहीं, यहाँ पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है डाउन टू। यहाँ पे आपका होगा फॉर आई इन 10 डाउन टू, ये खुद ही बता देगा, डाउन टू 0। तो ये 10 से लेके 0 तक चलेगा। यू विल रिक्वायर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है जब हम यूज करते हैं किसको, कॉटलिन प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे तो यहाँ रेंज का कॉन्सेप्ट मिलेगा, और इससे मेरे को इतना बड़ा लेंथी कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहले इनिशियलाइजेशन करो, फिर हमारा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे, इनिट कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस तरीके का ब्लॉक आपको बनाना पड़ता है, और फिर आपका जो लूप है वो चलता है। अब वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप इज ऑलवेज ओरिएंटेड फॉर कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, वाइल, नाम से समझ में आया ना, जब तक, वाइल आई एम टेकिंग द क्लास यू आर नॉट परमिटेड टू लीव द क्लास। वाइल मतलब क्या हो गया, जब तक कि मैं क्लास ले रहा हूं आप क्लास से नहीं जा सकते, क्लास पूरी लेनी है। यस दीपेश? सर जो डाउन वाला है, हाँ, उसमें अगर हम स्टेप 2 से डाउन करेंगे तो फिर उसमें कैसा लिखेंगे, अगर हमें 2 से कम आगे यहाँ पे इसके स्टेप आगे 2, लिखेंगे स्टेप? हाँ इसके आगे स्टेप 2 आ जाएगा, तो 10 फिर 8 फिर इस तरीके से चलेगा, ओके। ठीक है। वापस आ जाते हैं वाइल के ऊपर। वाइल में क्या होता है, आपका एक कंडीशन होता है, कंडीशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा,
मतलब अगर मेरे को इनफाइनाइट लूप बनाना है तो मैं ये बना सकता हूँ वाइल में बहुत आसानी से, वाइल ट्रू, और मैंने इस कोड को लिख दिया। आपको पता है ये टर्मिनेट नहीं होगा अपने आप, आपको इस पर्टिकुलर प्रोसेस, अगर आपने इस कोड को रन कर दिया ना तो ये आपका कोड चलता रहेगा, आपको स्टॉप मैनुअली करना पड़ेगा, ये अपने आप स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, कंडीशन दी नहीं यहाँ पे। मतलब कंडीशन होती है ना जो ट्रू होगी फिर बाद में फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट आपने सिर्फ ट्रू दे दिया, तो वाइल ट्रू यानी कि कंडीशन कुछ अपडेट हो भी नहीं सकती आगे चल के, ये हमेशा ट्रू ही रहेगा और ये लूप चलता रहेगा। तो इसको कहते हैं वाइल ट्रू। से अगर आपको कोई इनफाइनाइट लूप बनाना है तो इनफाइनाइट लूप बनाने का सबसे आसान तरीका है वाइल के अंदर सिंपल सा ट्रू लिख दो। ये कंडीशन, क्योंकि कंडीशन दी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आंसर दे दिया मैंने, ट्रू दे दिया, तो ये फॉल्स तो हो ही नहीं ना कहीं पे। हाँ आप चाहो तो आगे कंडीशन लगा के कर सकते हो, बट वो भी तो यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए ना, तो कंडीशन तो दी नहीं मैंने यहाँ पे। हाँ ये कर सकते हो कि ब्रेक कर दो एक कंडीशन लगा के, इफ दिस इज द कंडीशन, तो आप ब्रेक कर दो, तो वो एक अलग बात है। बाकी अगर मैंने कोई ब्रेक सिस्टम नहीं लगा रखा है और मेरा लूप चल रहा है और ट्रू दे रखा है, तो ये इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। दिस इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पता है ना आपको, नेवर एंडिंग, इन्फिनिटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसका कोई नंबर नहीं है। कोई भी नंबर आप सोच लो वो इनफाइनाइट है, उसका भी पावर आप कर दोगे तो वो भी इनफाइनाइट है। जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको हम सोच नहीं सकते, वो एक नंबर इनफाइनाइट होता है। तो ये चलता रहेगा, कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे। बहुत बड़ा नंबर एग्जाम आप मान लो, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो भी एक बड़ा नंबर है, तो वो भी अपने आप में एक इनफाइनाइट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वाइल का जो सिंटेक्स है वो रहेगा, चाहे जावा में लिखो चाहे आप कॉटलिन में लिखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी कंडीशन लगने वाली है। जैसे हम इफ एल्स में कंडीशन देते हैं वैसे हमने यहाँ कंडीशन दे दी है। हाँ ये कोड में जरूर आपको करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा काम करोगे आप जिससे एक टाइम के बाद में कंडीशन को आपको फॉल्स करवाना होगा। ये हमारा लॉजिक पैटर्न होगा, क्योंकि अगर मैं इसको फॉल्स नहीं करवाऊंगा ये हमेशा ट्रू रहेगा, तो ये फिर वही वाले इस सिचुएशन में आ जाएगा इनफाइनाइट के अंदर। तो हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे कि हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करें कि भाई एक कुछ पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए कोड चले और एक टाइम के बाद में ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, ताकि ये लूप से टर्मिनेट हो जाए। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने लिया इंटीजर काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मैं जावा के हिसाब से बता रहा हूँ, कॉटलिन के हिसाब से भी ऐसा ही होगा, बस सिंटेक्स चेंज है, वेर आ जाएगा उधर या वेल आ जाएगा, वेर आएगा क्योंकि यहाँ काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। तो ये हो गया इंट काउंट इक्वल्स टू 0, और हम क्या करेंगे, वाइल काउंट इज लेस देन 10। ये जो मैंने अभी फॉर लूप लगाया था ना, अगर आपने देखा हो तो ये रहा, ये जो फॉर लूप लिया था मैंने 10 तक, 0 से 10 तक चलाने का, तो इसी को मैं वाइल लूप से भी कर सकता हूँ सेम। बस थोड़े से एडिशनल कोड लिखने पड़ेंगे, जैसे कि मेरे को इनिशियलाइजेशन खुद से करना पड़ेगा, कंडीशन यहाँ देनी पड़ेगी, और इस ब्लॉक के अंदर मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, काउंट को इंक्रीमेंट खुद से करवाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। मतलब काउंट की वैल्यू में काउंट को 1 से जोड़ो और उसी में स्टोर करवा दो। इसको और शॉर्ट करने का तरीका होता है प्लस इक्वल्स टू 1, ये भी सेम तरीका है, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, जब ये दोनों सेम हो ना तो जो भी ऑपरेटर है वो उठ के यहाँ आ जाता है, ये सेम ही काम करेगा, ठीक है। चाहे आप माइनस कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो भी ऑपरेटर लगा रहे हो वो ऑपरेटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड क्योंकि हम एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हम सिंपल सा काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो 3 चीजें वहां पे एक साथ हो रही थी फॉर लूप के अंदर, मैं वाइल लूप में अलग अलग करूंगा। पहले तो एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसकी कंडीशन यहाँ लगाऊंगा, और जो भी मेरा काम हो रहा है वो काम होने के बाद में मैं काउंट को क्या कर दूंगा, प्लस प्लस कर दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम चले तो ये काउंट की वैल्यू क्या हो, 1 हो, 1 लेस देन 10, फिर से चलेगा, फिर 2 लेस देन 10, और ऐसा चलता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 लेस देन 10 आ जाएगा, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होते ही क्या हो जाएगा, हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन लूप्स एंड इफ कंडीशंस, ठीक है। और एक और चीज होती है, एक होता है आपका डू ब्लॉक, जैसे अगर अभी जो हम कर रहे हैं ना वो वाइल डू है, ये जो अंदर वाला काम है ना ये डू ब्लॉक है आपका। दिस इज डू ब्लॉक, मतलब पहले कंडीशन लग रही है फिर डू एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वाइल डू हो गया ये। डू वाइल में क्या होता है, पहले आपका डू होता है, ठीक है, दिस इज डू ब्लॉक, फिर यहां लगता है आपका वाइल, यहां होती है आपकी कंडीशन, और इस तरीके से काम स्टार्ट होता है। तो पहली बार तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर द एवरी फर्स्ट टाइम। जितनी बार भी इस लूप को चलाओगे फर्स्ट टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूटेड, बट उसके बाद में ये कंडीशन ओरिएंटेड हो जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वापस डू ब्लॉक कॉल होगा, नहीं तो बाहर चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और इस तरीके से काम चलता रहता है। तो आके देख लेते हैं अपन एक बार, हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और उसमें हम इसको चेक कर लेते हैं।
सिंटेक्सेस एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि मैं आपको टास्क दूं तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। हमने कोई प्रोजेक्ट बनाया था ना इसमें, कोटलिन बेसिक्स। ओके ठीक है, इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। मतलब अब ना हम सिंटेक्सेस से फेमिलियर हो रहे हैं कि कौन कौन से सिंटेक्सेस हम लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जैसे कि वैर। ठीक है, हमने जावा में भी देख लिया और कॉटलिन में भी देख लिया, बट मैं यहाँ पे कॉटलिन स्पेसिफिक लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया रहे दोनों चीजों का, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी में रहना चाहिए कॉटलिन। ठीक है, तो मैंने वैर लिया यहाँ पे एक नंबर इक्वल्स टू 100। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100। हालांकि ये मेरे को बोलेगा कि यार नंबर तो ग्रेटर है ही नहीं, तो आप ये कंडीशन क्यों लगा रहे हो। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू ना यूजर से आएगी, तो अभी तो हमको पता है, चलो हम यूजर से ले ही लेते हैं ना, कहाँ दिक्कत है। सिंपल सा हम प्रिंट एलन कर लेते हैं, एंटर एनी नंबर, या हम सीधा सा कर देते हैं एंटर एज। ठीक है, अब मजा आएगा। हाँ, एंटर एज, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, वेल एज इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। हमारे पास में एज आ गई। अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, सिंपल सा ये करना है मेरे को। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक कंडीशन देनी है कि अगर 18 से ऊपर हो तो सिर्फ ये प्रिंट हो जाए, अगर 18 से ऊपर नहीं है तो कुछ भी ना हो, तो सिर्फ मैं इफ दे सकता हूँ। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं अपन। ठीक है, एंटर एज आ गया, मैंने दे दिया 16, कुछ भी नहीं हुआ, प्रोसेस एंड हो गया। ठीक है, हाँ आगे कुछ काम लिखा होता तो वो काम होता, बट ये इस इफ ब्लॉक के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एज की वैल्यू क्या है, 16 से लेस देन है, जबकि हमारी कंडीशन क्या है, अगर एज जो है वो 18 से ग्रेटर हो तो ये काम होगा। वापस से रन करते हैं और अब हम कुछ और एज देते हैं। आ गया यू आर एलिजिबल टू वोट। तो ये सिंपल सा आपका इफ हो गया कि अगर आपको ये चीज करवानी है तो आपने सिर्फ इफ दे दिया, लेकिन आपको ये नहीं हो तो क्या करवाना है फॉल्स के ऊपर वो भी बताना है, तो हम वो भी दे देते हैं कि भैया जो बंदा वोट नहीं कर सकता क्योंकि 18 से कम है, तो उसको ये भी तो बताना है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। और यहाँ पे हम कर देंगे वेट फॉर डॉलर जो 18 माइनस जो उसकी एज है। कर सकता हूँ ऐसा। ठीक है, तो जो उसकी एज है वो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा दें कि भाई 18 से माइनस करेंगे तो जो जैसे उसकी 16 है, तो 18 माइनस 16 2 साल को आपको और वेट करना है, फिर आप भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। तो हम रन करते हैं इसको और हम यहाँ एंटर करते हैं एज 24। ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट, एंड फिर से रन करते हैं इसको और यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 11। तो ये कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वेट फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल का आपको वेट करना पड़ेगा। 7 साल का आप और वेट करोगे तो आप कितने साल के हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, फिर आप वेट कर सकते हो। तो ये हो गया इफ एल्स वाला पार्ट। देन अगर हमको एल्सिफ एल्सिफ वाला पार्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो रखेंगे ही हम, इसको एंटर करते हैं। इफ 18 से ग्रेटर है तो ये वोट होना चाहिए। तो अब हम एक और चीज करते हैं, अब यहाँ पे मैं 2 चीजें और करूंगा। अगर रेंज को हम कैट करना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई अगर रेंज एडल्ट वाली है तो 18 से लेके 30 वाली रेंज कर सकते हैं।
या अपन ऐसा कर सकते हैं कि इफ एज इज इक्वल टू 18, तो हम यहाँ पे एक अलग मैसेज शो करेंगे, यू आर एलिजिबल टू वोट एंड यहाँ ऐसा कह सकते हैं वेलकम टू योर फर्स्ट वोटिंग एक्सपीरियंस, हैव अ नाइस वन। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं, एल्स इफ एज is greater than 18 and less than 30, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, good to see you participate regularly, be consistent। ठीक है, मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ अलग अलग एजेस के हिसाब से। तो यहाँ देखो मैंने कंडीशन लगा दी कि यहाँ देखो अब ये जब मैंने ये चीज करी ना, तो देखो यहाँ पे भी अब कॉटलिन मेरे को क्या कह रहा है, जावा में ये चीज नहीं होती, लेकिन कॉटलिन ने बोला कि हमने रेंज को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप रेंज क्यों नहीं कर देते हो, तो ये 18 ... 30 कर देगा। तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल प्लस या ऑल्ट प्लस एंटर करना आप इसमें, तो कन्वर्ट टू रेंज चेक आ गया, क्योंकि 18 को मैंने इंक्लूड नहीं किया था, तो अपना आप रेंज कहां से स्टार्ट हो गई, 19 से लेके 29 तक। अगर मैं इंक्लूड करता, जैसे कि यहाँ देखो इक्वल टू एंड यहाँ देखो इक्वल टू, सॉरी इधर आए, ठीक है, अब देखना ही 18 और 30 को दोनों को इंक्लूड करेगा। ठीक है, 18 ... 30, बट मेरे को 18 वाले पे तो एक अलग काम करना ही है, तो नीचे आना नहीं है, 18 से ग्रेटर है ये तो मेरे को चाहिए, बट यहाँ चाहिए कि 30 के इक्वल है तब भी चलेगा। तो अब जो रेंज बनेगी वो 19 से 30 की बनेगी। तो बिल्कुल हम यहाँ पे एज को चेक लगा देंगे 19 से 30 के बीच में, तो ये है। फिर हम एक और रेंज दे देते हैं यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे आपको इफ एल्सिफ के पॉइंट्स बता रहा हूँ कि भाई जैसी जैसी एज आएगी ना उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं अपन, मतलब हम यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं प्रिंट एलन से, आप कुछ भी काम करवा सकते हो इनके बेसिस पे। ये जो आपको ब्लॉक्स मिल रहे हैं ना, जिनको हम इफ ब्लॉक्स कह रहे हैं, इन इफ ब्लॉक्स में आप जो भी काम करोगे वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं एज इन, अब जब हमारे पास में रेंज है ये, तो अब रेंज ले लेते सीधा, क्यों इफ एल्स मतलब एंड और को यूज करें, सीधा रेंज दे देते हैं अपन। तो ऐसा नहीं कि एंड और यूज में नहीं आएंगे आगे, अगर सेम क्राइटेरिया में नहीं है, एक एज ले लिया और एक मैंने यहाँ पे जेंडर ले लिया, तो वहां रेंज नहीं आ पाएगी। तो वहां पे दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि भाई मैंने यहाँ पे एक जेंडर लिया, जेंडर पूछा कि अगर आप मेल है एंड आपकी एज 18 से ऊपर है तो ये काम होना चाहिए, तो उस केस में रेंज पकड़ नहीं सकता। रेंज तभी पकड़ेगा जब एज के अंदर ही हमने दो कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो एज इन 31 ... कर देते हैं 60। यू आर एलिजिबल टू वोट एंड मोटिवेट
ठीक है, तो सिंपल सा मैं थोड़ा लॉजिकल भी दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज का और इंक्लूजन होगा, तो हम यहाँ पे रन करते हैं और यहाँ पे मैं एज डाल देता हूँ, कोई भी रैंडम एज मैंने डाल दी 45। ठीक है, तो आगे यू आर एलिजिबल टू वोट, वी आर हैप्पी टू सी यू कंसिस्टेंट एंड बीइंग द पिलर ऑफ वोटिंग सिस्टम एंड इंस्पिरेशन फॉर यूथ। ठीक है, तो ये कौन सा रेंज आ गया, इसके बीच वाला रेंज आ गया। सपोज करो कोई 30 साल का लड़का है, मतलब 30 साल का इंसान है, तो यहाँ पे हम एंटर एज करते हैं 30। तो आ जाएगा यू आर एलिजिबल टू वोट, गुड टू सी यू पार्टिसिपेट रेगुलरली, बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हर एक पे अलग अलग काम हो रहा है। किसी की एज 16 है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, वेट फॉर 2 years। तो सारा काम हो रहा है, सारी कंडीशंस यहाँ चेक लग रही है हमारे इसके आराम आराम से। और अगर 18 ही है तो 18 वाली भी तो चेक होनी चाहिए। तो अगर किसी की 18 साल ही है, अभी वो 18 साल का हुआ है, यू आर एलिजिबल टू वोट, वेलकम टू योर फर्स्ट वोटिंग एक्सपीरियंस, हैव अ नाइस वन। ठीक है, तो सारा काम हो रहा है यहाँ पे इफ एल्स के बेसिस पे हमने सारा काम कर दिया। अब यहाँ अगर आप पाओगे तो यहाँ पे ना एक इफ आ गया है। अब ये जो इफ एल्स है ना, एक और तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, वो होता है स्विच स्टेटमेंट। अगर आपने कोई भी, अगर आप जैसे जावा में जाओगे ना तो वहां स्विच स्टेटमेंट होता है। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच के अंदर आप एक कंडीशन लगाओ, स्विच केसेस कहते हैं उसको। स्विच में आप कंडीशन लगाओ, उस कंडीशन के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर ये जो वैल्यू है ये केस 1 होता है तो ये काम होगा, केस 2 होता है तो ये काम होगा, ऐसे मल्टीपल केसेस क्रिएट कर सकते हो। तो ये चीज अब हमारे कॉटलिन कॉटलिन में नहीं होती है। कॉटलिन में क्या होता है, वैन स्टेटमेंट आ गया, तो आप यू कैन जस्ट रेप्लीकेट विद वैन। तो कॉटलिन के अंदर वैन है, वो अगर आप अभी वैन जावा में लगाओगे तो वैन जावा में नहीं मिलेगा, वहां पे आपके पास में स्विच केसेस ही है। यहाँ पे आप स्विच केसेस नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे खुद ही कहता है कि इफ एल्स की जगह ना आप स्विच केस लगाओ। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये क्या कह रहा है, रिप्लेस इफ विद वैन। तो वैन करते ही ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वैन एज, ब्रैकेट में क्या आ गया, एज। वैन जब एज 18 है तो ये काम हो, जब एज 19 और 30 के बीच में तो ये काम हो, जब एज 31 और 60 के बीच में तो ये काम हो, नहीं तो ये काम तो हो ही। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 18 से कम होगा तो ये काम तो होगा ही होगा। ठीक है, दिस इज सेम एज योर इफ एल्स कंडीशन, बट ये प्रेफरेबल है क्योंकि आपका थोड़ा सा सिंटेक्स आसान कर देता है। ठीक है, बट ये तब प्रेफरेबल नहीं है जब आप मल्टीपल कंडीशन किसी एक और जगह के लिए दे रहे हो। जैसे यहाँ तो सिर्फ एज ही फैक्टर है, अब एज के अलावा और भी कुछ चीजें होती तो वहां पे हमको इफ एल्स की ही जरूरत पड़ती, लेकिन एज के रिगार्डिंग ही आप 10 चीजें दे रहे हो इफ एल्स के अंदर, तो वहां पे आप वैन को बहुत ही बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, और ये एक्सप्रेसिव भी है। ठीक है, एक्सप्रेसिव कैसे है, देखो कोई भी दूसरा बंदा होगा ना जो प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं भी है तो भी वो समझ जाएगा, उसको बेसिक इंग्लिश का थोड़ा सा आइडिया होगा। वैन मतलब जब एज 18 है तो एरो बना दिया कि भाई ये काम करना है। जब एज 18, इन मतलब रेंज में है तो ये काम करना है। जब एज का रेंज इनके बीच में है तो ये काम करना है। तो यू विल बी रिक्वायरिंग वैन स्टेटमेंट। तो आप कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इफ एल्स को हटा के वैन करो, बट ये ऑप्शन दे देगा आपको जब भी उसको लगेगा। दिस इज हाउ Kotlin helps you, or this is how IDE helps you in concising the code more। मतलब आप जो कंपोनेंट्स देख रहे हो Kotlin के अंदर, हो सकता है कि Kotlin ने उसके लिए भी एक फंक्शन बना दिया होगा। तो Kotlin इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी चीजें ध्यान रखता है आईडी के थ्रू, कि वो आपको आईडी के थ्रू बताएगा कि देखो इस कोड को और शॉर्ट किया जा सकता है, आप इस कोड की जगह ये कोड लिखो। तो आपका यही मतलब यही रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा, जैसे कि आपका कोड शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्साइज हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन Kotlin। तो इसीलिए वो ये चीजें करता है। ठीक है, तो ये आपका इफ एल्स वाला सिस्टम हुआ। हमने एंड और भी देखना है तो और भी देख सकते हो, वो आप अंदर कंडीशन लगा सकते हो और की। एंड के लिए आपको एंड एम्परसेंड का साइन लगाना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं व्हाइल के अंदर, ठीक है, लूप्स के अंदर। तो इसको मैं कर देता हूं कमेंट, पूरे को ही कमेंट कर देता है। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा काम करते, अच्छा एक और काम करके दिखाता हूं मैं यहाँ पे। मेरे को ना अभी बार बार रन करना पड़ रहा है, देखा आपने, जैसे मैं इसको रन कर रहा हूँ ना, तो मैंने एक वैल्यू दी। अभी आपको इनफाइनाइट लूप का भी मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे दी एज सबकी 55 है, आ गया। अब ये रन क्लोज हो गया, वापस से मेरे को उसको रन करना पड़ेगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड है ना, ये नंबर पूछने वाला, ये वाला, ये जो पूरा चीज है, ये वापस से चलता रहे अपने आप। जैसे ही एंड हो फिर से शुरू हो जाए, जैसे ही एंड हो फिर से शुरू हो जाए। तो आप नॉर्मल वे में क्या करोगे कि इसी के जस्ट नीचे इसकी एक कॉपी बनाओगे और इसके नीचे लगा दोगे, ऐसे ही करोगे। तो इसके नीचे पेस्ट कर दोगे, नाम थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इससे बेटर तरीका क्या है कि अगर आपको कोई भी कोड को बार बार रिपीट करवाना है तो इस पूरे कोड को कट कर दो,
और यहाँ पे लगाओगे आप वाइल, वाइल ट्रू, और इस ब्लॉक के अंदर आप पेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, दिस इज इनफाइनाइट लूप, ये चलता रहेगा। देखना आप कैसे, मैंने यहाँ पे इसको रन किया, यहाँ पे एज पूछा मैंने, मतलब एज आया, यू आर एलिजिबल टू वोट, अपने आप देखो नेक्स्ट लाइन पे क्या आ गया, एज आ गया। समझ पा रहे हो? और ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, टर्मिनेट करना पड़ेगा मेरे को यहाँ से स्टॉप करके। अब ये टर्मिनेट हुआ है, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 130 इंटरप्टेड बाय दिस। ठीक है, तो ये जो आपका सिंपल सा लूप चला है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, इसके अंदर के कोड को बार बार चला रहा है। और कब तक चला रहा है, कोई कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ कंडीशन तो दी नहीं, आपने सिर्फ वैल्यू दे दी ट्रू, मतलब दिस विल बी इनफाइनाइट, चलता ही रहेगा ये। ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई जरूरत हो तो आप ऐसा काम कर सकते हो, until unless it is not required you won't be using this while true, क्योंकि ये आपका ना प्रोसेसिंग बढ़ा देगा, क्योंकि यूजर कब तक चलाएगा, एक टाइम तो उसको बंद करना पड़ेगा ना, या तो स्टॉप करने का कंडीशन दो इसके अंदर के। हमने क्या किया, काउंट लिया, 4 बार एक साथ चलाना है, तो हमने क्या किया, इंट लिया, सॉरी यहाँ पे तो सिंपल सा वैर होगा, वैर काउंट इज इक्वल्स टू 4 कर दिया, सॉरी बाय डिफॉल्ट तो 0 करेंगे अपन। ठीक है, काउंट की वैल्यू 0 कर दिया। ट्रू की जगह हम क्या करेंगे, इफ काउंट इज लेस देन 4। ठीक है, अगर काउंट की वैल्यू 4 से लेस देन है तो ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए कर क्या रहे हो, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जहाँ पे लास्ट कमेंट यहाँ पे कोड हो रहा है, यहाँ पे मैं काउंट की वैल्यू को कर देता हूँ काउंट प्लस प्लस। ठीक है, अब ये क्या कोड होगा, चलता रहेगा, और पहले 0 के लिए चलेगा क्योंकि 0 लेस देन 4 है, 1 हो गया, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 आते ही टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि 4 बार ही चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वाइल के अंदर एक कंडीशन दे दी कि भाई इसको कितनी बार चलाना है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल 11 आ गया, फिर मैंने एज दी 18। ठीक है, फिर मैंने एज दी 23, फिर मैंने एज दी 43। ठीक है, और ये अपने आप प्रोसेस कंप्लीट हो गई, 4 के लिए चला, और जैसे ही 4 कंप्लीट हुआ, ये आप क्योंकि 4 के लेस देन किया ना, मैंने 0 से भी तो शुरू किया है, तो 0 1 2 3 ये 4 हो गए ना आपके, 4 के आते ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया इस लूप से, तो लूप से टर्मिनेट होती है क्लोज हो जाएगा, नहीं तो लूप में चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी। तो इस तरीके से आपको व्हाइल लूप को यूज करना है। और फॉर लूप को कैसे यूज करना है, तो फॉर लूप को भी हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं, फॉर के केस में भी व्हाइल की जगह हम फॉर के अंदर कैसे लगाएंगे, फॉर, अब यहाँ पे काउंट अलग से दिया ना अपन ने, काउंट देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन ने काउंट दिया, काउंट देने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे भी इंक्रीमेंट किया ना, ये व्हाइल के केस में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंडीशन भी देनी है, उसको उतने तक चलाना है। फॉर कहता है ये सारी चीजें मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत करो, काउंट इन 0 डॉट डॉट 4। अब पता है ये 4 तक चलेगा, यानी कि एक्चुअल में 5 बार चलेगा, चला के देख लो आप। जब हम इसको रन करते हैं, यहाँ पे आ जाता है एज, यहाँ पे मैं करूंगा 15 12 45 34, एक लास्ट, अब ये क्लोज होगा। तो 5 बार चला, 5 बार क्यों चला, क्योंकि आपने डॉट डॉट रेंज कहां तक दी 4, और ये खुद ही बता देता है, देखो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी देखो लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो आपको रेंज में अगर 4 तक चलाना है, मतलब 4 से पहले तक चलाना है, तो आपको यहाँ पे अंटिल करना है, अंटिल 4। अब 4 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अब 4 बार ही चलेगा। ठीक है, और आपको चलाना है कि यार स्टेप कर लेना है, स्टेप 2। अब इसमें कितनी बार चलेगा, 0 बार चलेगा और 2 बार चलेगा, 4 इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूडेड होता तो 4 के लिए भी चलता है, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 बार चलेगा। ठीक है, क्लोज हो गया, समझ में आया? तो फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सारे जो कोड हमने देखे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि अब आपकी कल होली लीव होगी, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। प्रैक्टिस क्या करना है मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में खुद क्लास में लाइव क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि कल वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, ये बोला था मैंने आपको, और डिवीजन करना है। ये आपने अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए होंगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आज इनको कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे, सबसे पहले आप यूजर से पूछो चॉइस,
उनको बोलो 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम इफ एल्स का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं हेल्प नहीं करूंगा, आपको लॉजिक बिल्ड करना और नेट पे मत देखना। अगर आपको सीखना है और पहली बार आप कर रहे हो तो जो जो प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं उनको आइडिया होगा, जो पहली बार कर रहे हैं सीखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया लॉजिक सोचना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, आप दे खुद से ये चीज रियल लाइफ में करोगे, वही सेम चीज आपको लॉजिक में इंटीग्रेट करनी है। मतलब आपको यूजर से पहले चॉइस पूछवानी है, यू नीड टू फाइंड द चॉइस, यूजर की कौन सी चॉइस है। तो यूजर इनमें से कोई भी वैल्यू देगा 1 2 3 4, तो आपको ना उसके बेसिस पे कंडीशनल प्रोग्रामिंग करनी है कि अगर चॉइस 1 है तो ऐड करना है, चॉइस 2 है तो सब्ट्रैक्ट करना है, चॉइस 3 है तो मल्टीप्लाई करना है और चॉइस 4 है तो डिवीजन करना है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो है वो मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताता हूँ। अभी दूसरा करना है आपको ऑड इवन का कॉन्सेप्ट बनाना है, ऑड इवन। तीसरा आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड द प्राइम नंबर। ये सब हम लाइव क्लास में करेंगे। और अगर तीसरा वाला भी हो जाता है तो दिस इज एडिशनल, दिस इज एडिशनल। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एडिशनल विच इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ये बहुत जल्दी ला रहा हूं क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। अगर हम इन चीजों के आइडिया को एग्जीक्यूट करवा लेंगे, हमारे लॉजिक में बिल्ड करवा लेंगे, तो हमको सिंटेक्स का भी आइडिया हो जाएगा और हमको किस तरीके से लॉजिक को बिल्ड करना है उसका भी आइडिया हो जाएगा। देखो ऑड इवन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है ऑड इवन का, कौन बताएगा मुझे? ऑड इवन पता है ना आप लोगों को? ऑड इवन क्या होता है? एनी नंबर डिविजिबल बाय 4 इज ऑड, ये होता है कि कोई बताएगा मुझे क्या होता है? हेलो, सब मॉडुलस ऑफ 2 चेक कर लेंगे, अगर इक्वल इक्वल टू Very good. 0 आ रहा है तो इवन होगा, वेरी नहीं गुड। तो ऑड का। तो यहाँ पे क्या होता है कि इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय, कंप्लीटली डिविजिबल बाय, तो कंप्लीटली डिविजिबल के लिए क्या होता है? एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है विच इज लाइक परसेंटेज। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये परसेंटेज निकालने का काम नहीं है। जो भी आपका नंबर आया, नंबर मॉड्यूलो 2, और फिर कंडीशन लगानी, ये रिमाइंडर निकालने के लिए होता है। ठीक है, जब एक नंबर को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? अगर वो 0 आ जाता है, बात खत्म, दिस इज इवन, ये इवन है। कोई भी नंबर इवन कब होता है? जो वो 2 से इक्वली डिविजिबल हो। 2 4 6 8 10 12 12 14 16, ये सब क्या है? आपके इवन नंबर्स है। लेकिन जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जैसे कि 7 है, वो 7 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, वो 3.5 टाइम्स डिविजिबल है। 3 बार जाएगा और फिर आधी बार जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 6 से तो डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, अब 7 में से 6 गए तो 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा? दो ही पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि 2 है ना। या तो 0 रिमाइंडर आएगा यानी कि वो कंप्लीट डिविजिबल है, या 1 आएगा, या फिर वापस 2 आएगा। 2 तो खुद से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 कभी आएगा ही नहीं। तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, इसके बेसिस पे आपको लॉजिक लगाना है। अगर 0 आता है रिमाइंडर तो क्या करना है, 1 आता है तो क्या करना है? तो यूजर से आपको नंबर लेना है और उस नंबर के बेसिस पे आपको ये डिफाइन करना है कि वो नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, लेकिन स्टार्टिंग हम बेसिक से ही कर रहे हैं। फिर होता है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? कोई भी एक नंबर अगर सेल्फ से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सिर्फ सेल्फ से और 1 से। यानी कि देख लो आप, 2 है, 3 है, 4 नहीं है। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि 5 और किसी से नहीं है। 6 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि 6 2 से भी है और 3 से भी है। 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल 7 प्राइम नंबर है। समझ पा रहे हो मेरा कॉन्सेप्ट? 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 9 नहीं है। मोस्ट ऑफ द 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो आपका क्या है, इवन भी है। बाकी जितने भी इवन नंबर हो गए ना, वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा है अभी इसके अंदर के जो 2 से इक्वली डिविजिबल है वो इवन होते हैं। तो इवन नंबर तो सारे 2 से डिविजिबल है, तो वो तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि कंडीशन ही क्या है प्राइम की? खुद से डिविजिबल होना है और 1 से डिविजिबल होना है और किसी से नहीं होना है। ठीक है, तो ज्यादातर आपको 2 के बाद जितने भी नंबर्स मिलेंगे ना, वो आपको ऑड ही मिलेंगे, लेकिन सारे ऑड प्राइम नहीं होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 9 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नहीं है, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही 15 5 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, लेकिन ऑड तो है। बट 17 ऑड भी है और प्राइम भी है, क्योंकि 17 किसी और से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सोचना है कि भाई यार कैसे हम चेक लगाएं कि यार ये हमको तो पता लग रहा है, क्योंकि हम भी एक क्या काम कर रहे हैं पता है आपको? आप ना अपने दिमाग में 1 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 2 से डिवाइड कर रहे हो, फिर 3 से डिवाइड कर रहे हो। ऐसा आप डिवाइड करते जा रहे हो। और डिवाइड भी कहां तक करना है? 16 तक नहीं करूंगा डिवाइड। कोई भी चीज किसी भी चीज को डिवाइड कब कर सकती है? जब उसकी आधी हो।
अगर 8 को मैं डिवाइड करना चाहूं तो 4 तक ही चेक करूंगा ना, क्योंकि अगर 5 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो चेक पॉसिबल ही नहीं 5 इसको तोड़ पाए, क्योंकि ये तो इसका आधा भी नहीं है। जो चीज उसका आधा भी नहीं है तो उसको तोड़ कैसे पाएगा? समझ पा रहे हो? तो आई होप मैंने आपको एक प्रॉपर हिंट दे दी है। नेट पे देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, 5 मिनट में आंसर आ जाएगा, बट नेट पे नहीं देखना है। मैं चाहता हूं कि आप खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी होली के बाद में, तो मैं खुद ये करके दिखाऊंगा आपको, तो वो वाली क्लास में आपको समझ में आएगा। अगर नेट पे देखोगे तो आपको समझ में आ गया, आपने कर भी लिया, लेकिन आगे कभी भी खुद से बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो पेन पेपर ले लेना है और लॉजिक सोचना है कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या कोड लिखे हमारे पास में है। पहले तो यूजर से नंबर लेना है चेक करवाने के लिए, ठीक है, और फिर उसमें कंडीशन ऐसी लगानी है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। 1 से तो सब डिवाइड है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, और सेल्फ से सब डिवाइडेड है। आपको चेक क्या करना है कि इन दोनों नंबर के अलावा जो भी बीच में नंबर्स हैं, इनसे अगर डिवाइड करने की कोशिश करनी है, अगर इनमें से कोई भी एक नंबर इसको इक्वली डिवाइड कर दे, इक्वली डिवाइड करने का ये रूल है, एक्स नंबर इज मॉड्यूलस y इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि x नंबर को y ने कंप्लीटली डिवाइड कर लिया है। अगर उसकी पूरी हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है जो उसको ये कंडीशन ट्रू करवा पाता है, तो वो एक प्राइम नंबर है, और ऐसा कोई भी एक भी मिल जाएगा ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। समझ में आया? मैंने आपको परफेक्ट हिंट दे दी है। नेट पे देखोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, आप मेरे लिए सॉल्यूशन जरूर क्रिएट कर लोगे, बट जो मैं चाहता हूं ना रॉ आपसे बिल्ड करवाना, वो नहीं होगा। भले ही आप यहाँ 5% ही काम करो, आपका इतना ही समझ में आया, आप उतना ही मेरे को दिखा दो नेक्स्ट क्लास में, फिर अपन इसको 100% तक ले जाएंगे। फिर मैं आपको और क्वेश्चन दूंगा, तो फिर और दिमाग लगाना है और उसके लिए लॉजिक बिल्डिंग करनी है, ठीक है। अब आता है आर्मस्ट्रांग नंबर। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? ये देखो लेवल अप हो रहा है, ये बहुत ही बेस लेवल है, थोड़ा सा अप हुआ यहाँ पे लेवल, और थोड़ा अप हुआ लेवल, और थोड़ा अप हुआ लेवल, बट ये सारे जो प्रोग्राम्स बनाएंगे ना अपन इनिशियल स्टेज में, तो ये बहुत ही लो लेवल के, ठीक है, बट इसमें लॉजिक है। लॉजिक को समझना है, और आप सबको पता है लॉजिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इनके बीच में बिहाइंड द सीन क्या है, बिहाइंड द लॉजिक क्या है, बट आपको कोड में देना है कि आपका एक प्रोग्राम हो, आप उनसे यूजर से पूछो कि आपको ये चेक करना है कोई नंबर के लिए कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो मैं वो नंबर दूंगा, आपका कोड ये मेरे को बताएगा कि नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है। या मैं कोई नंबर दूंगा तो आपका कोड बताएगा कि ऑड है कि इवन है। या फिर मैं एक नंबर दूंगा तो बताएगा कि ये आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। तो ये लॉजिक आपको उस प्रोग्राम को देना है। आपको तो पता है, लेकिन क्या वो कोड इतना सक्षम बना दिया है आपने कि वही चीजों के बारे में पता कर सकता है, तो वही लॉजिक आपको इंटीग्रेट करना है वहां पे, ठीक है। नाउ एनीबडी नोज अबाउट आर्मस्ट्रांग नंबर? किसी को आइडिया है व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर? एनीबडी हियर्ड अबाउट आर्मस्ट्रांग नंबर? या सुना है पर आइडिया नहीं है? किसी को नहीं पता? यस, ईशान, अजय, कुशल, किसने thumbs up किया है? यस कुशल। हेलो, चलो मैं बताता हूँ। देखो आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, मैं इस नए पेज पे ले जाता हूँ आपको, ताकि आपको बेहतर इंप्लीमेंटेशन पता चले। आर्मस्ट्रांग नंबर, जैसे कि एक नंबर लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिया 153, ठीक है, ये एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। कैसे हुआ उसका लॉजिक देखना। पहले तो इसकी साइज कितनी है, लेंथ कितनी है? लेंथ है 3। आपने कैसे पता किया? 1 2 3, कितने हो गए? 3 डिजिट्स, ठीक है। इसकी पावर करो 3 प्लस 5 की पावर करो 3 प्लस 3 की पावर करो 3, कितना आता है? 1 प्लस 125 प्लस 27, 9 नहीं 27, 3 की पावर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, तो 27 होगा आपका। तो अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 125 प्लस 28 इज 153, तो ये सेम आ गया। दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। एक और एग्जांपल लेता हूं यहीं पे, 370 का, ये भी एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्या किया? 3 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 3, 3 की पावर 3 होता है 27 प्लस 7 की पावर 3 होता है 343 प्लस 0, कितना बन जाता है ये? 370। दिस इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। पता है 371 भी आर्मस्ट्रांग नंबर है, सिंपल मैक्स है। यहाँ देखो 1 है, 1 का पावर कितना होगा? 1 ही होगा, तो ये तो सेम ही रहेगा, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 1 क्यूब हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? ये 27 है, ये 343 है, ठीक है, ये हो जाएगा 1। ये तो 370 था ही, और ये 1 हो गया, तो 371। तो 370 भी आपका प्राइम आर्मस्ट्रांग नंबर है, 371 भी आर्मस्ट्रांग नंबर है। अब लॉजिक क्या निकालना है? पहला लॉजिक तो निकालना है कि इसके लेंथ कैसे फेंच करोगे। आपको तो दिख रहा है, हमारे कंपाइलर को थोड़ा दिख रहा है, हमको तो इसको तोड़ना पड़ेगा और गेट करना पड़ेगा। तो आपको सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है।
लूप में लगाता रहना है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, करना ट्राई आपको पहले करना है, फिर मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। इस नंबर के कितने डिजिट्स है इसको पता करने के लिए आप क्या करो, इस नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो जब तक कि ये नंबर 0 ना हो जाए। नंबर को 10 से डिवाइड करते रहो whenever till number is not equals to 0। इससे क्या होगा देखो, 153 को 10 से करोगे कितना होगा 15 इंटीजर वैल्यू में। 15.3 तो आपका डबल या फ्लोट में जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंटीजर में ही रखूं, तो 15 हो गया। 15 को फिर से 10 से करो, कितना हो गया 1 हो गया। 1 को फिर से 10 से करो, 0 हो गया। 0 कब हुआ, इस जगह पे हुआ। इससे पहले ये एक बार चला, 2 बार चला, ये तीसरी बार चला, तो कितने हो गए 3। तो अगर कोई भी नंबर को आपको डिवाइड करना है उसके लेंथ को फाइंड करना है कि भाई उसमें कितने डिजिट्स हैं, तो उसको 10 से डिवाइड करते रहो तब जब तक कि वो 0 ना हो जाए। जब तक कि वो 0 ना हो जाए मतलब कि व्हाइल लूप। यहाँ पे आप क्या लगाओगे, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इज ग्रेटर देन 0, तब तक आपको क्या करना है, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। और एक काउंट वेरिएबल ले लो बाहर, इंट काउंट, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे क्या करते रहो, काउंट को प्लस प्लस। मैंने एक ब्रीफ आइडिया दे दिया आपको, मतलब कंप्लीट आइडिया भी दे दिया। अब इसको चलाते रहोगे ना तो ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू को 1 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा। क्यों कर रहा है, क्योंकि नंबर है हमारा 3 डिजिट का, तो डिवाइड करोगे यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगे, ठीक है। फिर डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 डिजिट आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो 3 बार तो चलेगा, जब जाके 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा काउंट जब तक कितना हो चुका होगा, 3 हो चुका होगा। 4 होगा तो 4 बार चलेगा ये लूप, 10 होगा तो 10 बार चलेगा ये लूप। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी लेंथ निकाल सकते हो कि भाई किसकी पावर देनी है। पावर देने का एक सिंपल सा फंक्शन होता है मैथ डॉट पाव, जो हमने बीएमआई वाले में भी देखा था। मैथ डॉट पाव फंक्शन को यूज करते हुए अब ये कैसे निकाले, 153 रिमाइंडर बताया था अभी मैंने आपको, मॉड्यूलस। किसी भी नंबर को 10 से मॉड्यूलस करोगे तो उसका रिमाइंडर निकलेगा। तो 153 को 10 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आता है, 3 आता है। फिर इसको तोड़ दो, कितना हो जाता है 15। 15 को डिवाइड करो और कितना रिमाइंडर आता है 5। फिर इसको तोड़ दो, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तोड़ दो यानी कि 10 से डिवाइड कर दो और उसका वैल्यू उसमें अपडेट कर दो, जैसे यहाँ किया था अपन इस जगह पे। फिर 1 को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है 1। फिर इसको तोड़ दो तो अब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 1 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया। तो एक परफेक्ट मैंने आपको हिंट दे दिया है इन चीजों को अचीव करने के लिए, ठीक है। बिना नेट पे देखे खुद से ये चीजें ट्राई करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे, इनको समझेंगे, इनको कैसे अचीव करना है। फिर और प्रोग्राम्स दूंगा, फिर अपन चलेंगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ हमारे कॉटलिन के अंदर, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, जैसे अपन ने फंक्शंस देखा, तो फंक्शन में भी 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। अब ये मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, इनका क्या रोल होता है, इन्हीं से एक टर्म बनता है रन टाइम, सॉरी इन्हीं से एक टर्म बनता है पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। तो यहीं से आपको ये सारी चीजें पता लगने वाली है, ठीक है। अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दो। इज इट क्लियर? यस यश। सर कल क्लास बंद रहेगी ना? हाँ कल क्लास नहीं है। और सर परसों यही टाइमिंग पे चलेगी क्लास? हाँ परसों यही टाइम पे ही होगी। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। क्वेश्चंस देख लेना सबने, जो आज क्लास में नहीं आए हैं उनके पास में रिकॉर्डिंग होगी। तो ये क्वेश्चंस है हमारे, ये आपको ट्राई करने हैं। 4 क्वेश्चन दिए मैंने प्रैक्टिस के लिए, और इस प्रैक्टिस के हिसाब मतलब इन क्वेश्चन को सिर्फ दिए नहीं, मैंने आपको समझाया भी है। आपको सिर्फ लॉजिक बिल्ड करना है और प्रोग्राम बनाना है, ताकि इफेक्टिवली आपका एक प्रोग्राम जो भी अपन सोच पा रहे हैं ना, वो प्रोग्राम भी सोच पाए और उसके हिसाब से एक्ट कर पाए, ठीक है। ओके तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली, कलरफुल होली। एंजॉय करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। गुड बाय, सी यू, गुड।